हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो रखे हैं इन द सीरीज हिस्ट्री थ्रू स्टोरी. ओके, सो वी हैव डन पोर्तुगीज एंड वी हैव डन द डच. सो ये ऑलरेडी हो रखा है और ये भी हो रखा है, तो यू कैन गो एंड वॉच इनटू द go to the playlist history through story and you will see both the lectures. So in this lecture we will be studying the English. तो बेसिकली हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, मैं क्विकली ये बता दूं. वी आर डिस्कसिंग दी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कैसे यूरोपियन पावर इंडिया में आए. तो अभी हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हमने पोर्तुगीज़ को डिस्कस किया, फिर हमने डच को डिस्कस किया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश, देन वी विल बी डिस्कसिंग डेनिश एंड देन एट द लास्ट फ्रेंच. और फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियन कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा. वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट एपिसोड. तो ये एपिसोड 1.3 होगा. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंग्लिश. सबसे पहला सवाल है कि इंग्लिश क्यों आए भारत में. हमारे इंग्लिश ब्रिटिश, वाई डिड दे कम टू इंडिया. द ओनली रीज़न वॉज बिकॉज ऑफ हाई प्रॉफिट्स. उन्हें यहाँ पे हाई प्रॉफिट दिखा. ठीक है, लेट मी चेंज द कलर. उन्हें यहाँ पे हाई प्रॉफिट दिख रहा था. ठीक है, दैट वॉज द रीज़न. दे हैड द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाई प्रॉफिट्स एंड हाई प्रॉफिट्स ऑफ वॉट. उन्हें दिख रहा था कि पोर्तुगीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं. यहाँ पर ईस्टर्न ट्रेड काफ़ी फ्लरिश हो रहा है. और आपको पता ही है, जब से ऑटोमन टर्क्स ने टोल टैक्स और टैरिफ बैरियर लगा दिए थे यूरोप और इंडिया के बीच में, तो उनको लग रहा था कि यार इसकी डिमांड तो कम हो नहीं रही है, तो हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और अपने प्रॉफिट्स को, अपनी ट्रेड को यहाँ पे बढ़ाना ही पड़ेगा. तो दैट वाज वन ऑफ द मेन रीज़न कि वो इंडिया में आए. ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज़ ऑन, यू नो दिस वेरी वेल, ऑन December 31, 1600 AD, Queen Elizabeth I issued the charter. ठीक है, चार्टर टू whom? टू द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज. ये पूरी कंपनी का नाम है. व्हाट द नेम इज? गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज. ये पूरी कंपनी का नाम है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, तो इस कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने December 31 को 1600 में इशू किया एक चार्टर. एंड क्या दिया? द राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग. क्या दिया उन्होंने? राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग. वेट अ मिनट, यस, राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग. ओके, so what did happen after that? Captain Hawkins of England arrived. ठीक है, Captain Hawkins of England arrived at the royal court of Jahangir in 1609 seeking permission to establish English trade. ठीक है, उनसे परमिशन लेने की कोशिश किया उन्होंने कि परमिशन दे दीजिए, हम यहाँ पे सूरत में क्या करना चाहते हैं, एक ट्रेडिंग फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. ठीक है, बट यू नो जहांगीर रिफ्यूज्ड. अच्छा, जहांगीर रेफ्यूज़ कर दिया, और जहांगीर ने उन्हें रेफ्यूज़ कर दिया. तो रीज़न है यहाँ, उसके पीछे रीज़न है. आप सोचो क्या रीज़न होगा. एग्जैक्टली, कनेक्ट द डॉट्स. द रीज़न इज पोर्तुगीज़ ने प्रेशर किया कि देखिए ऑलरेडी हम आपको टैक्सेस दे रहे हैं, ऑलरेडी हम आपको फेवर कर रहे हैं, हम आपको मर्चेंट नेवी ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें फेवर कर रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट डू दिस. तो फर्स्ट प्लेस में ऐसा नहीं कि वो आए, कैप्टन हॉकिंस एकदम हंसते खेलते हुए आए, गिफ्ट लेकर आए और बोले कि जहांगीर को मना लेंगे और जहांगीर हमें दे देंगे. ऐसा कुछ नहीं हुआ, रिफ्यूज़ल हुआ. ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद थॉमस रो आए. उन्होंने पोर्तुगीज़ को डिफीट किया, बहुत बुरी तरीके से उन्होंने पोर्तुगीज़ को डिफीट किया. और इस चीज़ से जहांगीर इम्प्रेस हो गए और उन्हें फरमान, इससे दिस इम्प्रेस्ड, ये लाइन लिखने वाली है, इम्प्रेस्ड जहांगीर. और उन्होंने जो रॉयल चार्टर होता है, फिर फरमान कह लो, ठीक है, वो इशू किया. ठीक है, उन्होंने रॉयल चार्टर या फिर फरमान इशू किया. क्या करने के लिए? इस्टेब्लिश दिया ट्रेडिंग सेंटर इन 3 जगह, आगरा, अहमदाबाद, ठीक है, एंड भरूच. तो याद कर लो, AAB,
भरूच में अलाउ किया कि आप ट्रेडिंग सेंटर खोल सकते हैं। और पहली फैक्ट्री जाके फाइनली खुली कहाँ पे, फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में, ठीक है। ये पहली फैक्ट्री थी, डू नॉट गेट कंफ्यूज, ठीक है। पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में जाके खुली और यहाँ से ट्रेड करने का परमिशन मिल गया था जब थॉमस रो आके पोर्तुगीज़ को हरा देते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। और देखते हैं उन्होंने कैसे इस चीज़ को इंडिया में लेकर आगे आए। आपको पता है सबसे बड़ी बात, जब इंग्लिश आए इंडियन मेन लैंड पे, इंग्लिश आए, उनके लिए यहाँ पे ट्रेड करना इतना आसान नहीं था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक पावर इस्टेब्लिश थी पोर्तुगीज़, और कुछ एरियाज़ में डच भी इस्टेब्लिश थे। तो उनके लिए जो बिगनिंग थी, इट डिड नॉट हैव अ स्मूथ स्टार्ट, ठीक है, द बिगनिंग, बट सिचुएशन चेंज्ड। हाउ डिड द सिचुएशन चेंज? व्हेन दे गॉट बॉम्बे एज अ डाउरी गिफ्ट। जो किंग चार्ल्स हैं, किंग चार्ल्स सेकेंड, उनको गिफ्ट किया गया था पुर्तगाल की तरफ से एज अ डाउरी फॉर मैरिंग प्रिंसेस कैथरीन इन 1662। तो एक तरीके से आप ऐसे समझो, पुर्तगाल की जो प्रिंसेस थी कैथरीन, शी मैरिड विथ किंग चार्ल्स सेकेंड, और वो कहाँ के थे, इंग्लिश के। तो एक तरीके से बॉम्बे एज अ डाउरी गिफ्ट मिल गया उनको, ठीक है, ओके। इंग्लिश बेसिकली रिसीव्ड मतलब नाउ परमिशन, what you can say, not permission exactly, they got the benefit of the area Bombay, and वहाँ से वो ट्रेड करना चालू कर दिए थे। उसके बाद एक और क्रोनोलॉजी बहुत अच्छा इनके लिए हुआ, दैट दे गॉट द परमिशन टू बिल्ड अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मद्रास, ठीक है, मद्रास, विच लेटर बिकेम द सेंट फोर्ट जॉर्ज, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, आज भी वहाँ पे है। एंड उनका जो मेन एरिया था मसूलीपट्टनम, वो रिप्लेस कर दिया किसने, मद्रास ने, विच इज़ नाउ चेन्नई, ठीक है। तो एक तरीके से सदर्न इंडिया में इनका एक बड़ा क्लेम अब शुरू हो गया था। अब ये क्लेम कर रहे थे सदर्न इंडिया को, ठीक है, ओके। नाउ द लेटर थिंग विच हैपेंड वेरी यू कैन से गुड फॉर देम वाज द रीजन ऑफ Bombay, the region of Calcutta, and the region of Madras, which they made into a presidency. So basically Bombay, Madras and Calcutta became 3 presidency towns of English, ठीक है, 3 presidency towns, 3 presidency towns, ठीक है, by 1700। अब ये, और इन्होंने अपना जो कैपिटल है वो यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है, वो यहाँ पे कैलकाटा में शिफ्ट किया कैपिटल। अब वो एक तरीके से फुल फ्लेजेड यहाँ पे काम करने के लिए रेडी हो चुके थे। आपको पता है कि जो बंगाल, ये जो पूरा बंगाल वाला रीजन था, वो एक लार्ज रिच प्रोविंस होता था इंडिया का, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रेड में एडवांस था, कॉमर्शियलाइजेशन में एडवांस था, ठीक है, और वहाँ से इंग्लिश को प्रॉफिट निकालना काफ़ी आसान था, ठीक है। एंड लेटर इन्होंने इसी कैलकाटा को कमर्शियल कैपिटल और पॉलिटिकल कैपिटल भी बनाया। सबसे इम्पोर्टेंट है, कमर्शियल कैपिटल और पॉलिटिकल कैपिटल भी इसी को बनाया, ठीक है। सो धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। 1770 में फ़र्रुखसियार से फरमान भी मिल जाता है ताकि वो अपने बिज़नेस को और अच्छे से कर पाएँ, और 3000 रुपीज़ के बदले उनको पूरा का पूरा बिज़नेस मिल जाता है। फिर वो दस्तक भी इशू करने का हो जाता है, उनको परमिशन मिल जाता है बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में। तो द कंपनी वॉज परमिटेड टू इशू दस्तक, जो पास होता है, पास, ठीक है, दस्तक। अभी हम बस देख रहे हैं कैसे इंडिया में है। अभी हम हिस्ट्री तो आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फर्स्ट एपिसोड है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो अभी हम क्विकली बता रहे हैं कि कैसे पोर्तुगीज़ आए, उनके साथ क्या हुआ, डच आए, उनके साथ क्या हुआ। अभी इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम इसके बाद से डैनिश और फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इतिहास में डिवेल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली द कंपनी वॉज परमिटेड टू इशू दस्तक फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच गुड्स, वट एवर, ट्रेडिंग और कमर्शियलाइजेशन के लिए जो भी जरूरत पड़ती थी। और फर्दर क्या हुआ, कंपनी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से भी एग्जाम कर दिया गया, कोई एडिशनल ड्यूटी नहीं देनी थी, बस उनको करना था, सालाना 3000 रुपये देना था, एनुअल पेमेंट करनी थी उनको। कितने रुपए की, 3000 रुपीज़ की, एकदम सस्ते में। वो क्या लिख रहा हूँ मैं, 3000 पर ईयर,
ठीक है। तो एक तरीके से इंग्लिश के लिए सब कुछ अच्छा होता चला गया, ऐसा नहीं सब कुछ अच्छा होता चला गया, उन्होंने इसको अपने फेवर में कन्वर्ट कर पाया। नाउ तो हियर कम्स द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियंस। सबसे इंपॉर्टेंट, द स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड नेचर भी यहाँ लिख दूँ मैं, नेचर। देखो क्या था ना, ये जो कंपनी थी इसके सारे जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स वो सारे के सारे इलेक्ट होते थे एनुअली, ठीक है, देवर इलेक्टेड, इस वजह से। दूसरा नेवल सुपीरियॉरिटी, ठीक है, नेवल सुपीरियॉरिटी भी एक बहुत भी रीजन बना। नेवल सुपीरियॉरिटी, रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन वॉज नॉट ओनली द लार्जेस्ट बट ऑल्सो द मोस्ट एडवांस, ठीक है, वो सिर्फ लार्जेस्ट ही नहीं था, मोस्ट एडवांस भी था उस वक्त के हिसाब से, ठीक है। तो ये इनको बेनिफिट किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आपको पता है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रीच्ड अदर यूरोपियन नेशंस लेट बट दिस हेल्प्ड इंग्लैंड मेंटेन द हेजेमनी। आपको पता है पूरे यूरोप में, चाहे स्पेन की बात करो, पुर्तगाल की बात करो, चाहे फ्रांस की बात करो, जर्मनी की बात करो, बेल्जियम की बात करो, नेदरलैंड्स की बात करो, पर सबसे इन सब जगहों में लेट है पहुंचा, पर सबसे पहले कहाँ पहुंचा, यूनाइटेड किंगडम। और इससे क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम अपनी हेजेमनी को मेंटेन करके रख पाया, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। मिलिट्री एंड स्किल डिसिप्लिन, देखो मिलिटरीली वो काफ़ी एडवांस थे, द ब्रिटिश सोल्जर वर डिसिप्लिन्ड अलॉट, वेल ट्रेन्ड, ठीक है, एंड ब्रिटिश कमांडर्स वर स्ट्रैटेजिस्ट, उनको वॉर टैक्टिक्स आती थी, ठीक है, वॉर टैक्टिक्स आती थी, वो एग्जाम्स क्वालिफाई करते थे, उनको वॉरफेयर की स्टडी कराई जाती थी, मतलब दे वर वेल ऑफ इन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आता है वो होता है स्टेबल गवर्नमेंट। देखो स्टेबल गवर्नमेंट कहीं की भी आज इवन इन प्रेजेंट डेट अगर कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है, फिर कोई भी एरिया डेवलप कर रहा है, तो आप देखो कि वहाँ की जो पॉलिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई। ब्रिटेन विटनेस्ड स्टेबल गवर्नमेंट काफ़ी लंबे ड्यूरेशन, तो इस वजह से एक एफिशिएंट, मैं कह सकता हूँ कि एफिशिएंट मोनार्क्स वहाँ पे थे, तो इस वजह से उनकी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी रही। लेसर जील फॉर रिलीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन वॉज लेस जीलस अबाउट द रिलीजन एंड लेस इंटरेस्ट इन स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी एज कम्पेयर टू स्पेन, पुर्तगाल, डच। इन्हें क्या चाहिए था, ट्रेड, इन्हें क्या चाहिए था, बेनिफिट्स, इन्हें क्या चाहिए थे, मनी, इन्हें क्या चाहिए थे, बेसिकली प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स के पीछे ज़्यादा पसंद थे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंग्लिश। एक बार हम ना एक माइंड मैप के थ्रू पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेट मी चेंज द कलर, माइंड मैप के लिए ये वाला कलर उठा लेते हैं, ठीक है। तो हम शुरू से चलते हैं, हम शुरू से कहानी को आराम से समझेंगे। 1600 में क्या होता है, 1600 में होता है द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश, ठीक है। फिर 1609 में क्या होता है, विलियम हॉकिंस आते हैं जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है। फिर 1611 में क्या होते हैं, कैप्टन मिडिल्टन को क्या मिल जाता है, परमिशन, किसकी तरफ से, मुगल गवर्नर की तरफ से, कि आप भैया सूरत में ट्रेड कर सकते हो, आप सूरत में ट्रेड कर लो, ठीक है। फिर 1613 में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, सूरत की फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है, तो इसलिए मैंने इसका कलर बदल दिया है, ठीक है। फिर 1615 में क्या होता है, 1615 में सर थॉमस रो, जो कि एक प्रकार सर थॉमस रो जो कि एक एम्बेसडर रहते हैं किंग के, ही अराइव्ड एट द कोर्ट ऑफ जहांगीर। और बाई 1618 उन्हें फरमान मिल जाता है और वो फ्री ट्रेड के लिए कंफर्म कर दिए जाते हैं, भैया चलो आप फ्री ट्रेड कर सकते हो, बट जो मान लो ये इंडिया है, ठीक है, तो आप यहाँ कहीं जितना भी अरेबियन सी में या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर इनलैंड ट्रेड करोगे तो यहाँ पे टोल देना पड़ेगा। तो फ्री ट्रेड मिला था एक्सेप्ट इनलैंड, तो फ्री ट्रेड वॉज गिवन, मैं लिख देता हूँ, एक्सेप्ट इनलैंड टोल्स, ठीक है। आगरा से दिल्ली जाने में को देना पड़ेगा, ये समझ लो। फिर 1616 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, वो क्या हुआ, द कंपनी स्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ, दैट इज मसूलीपट्टनम। याद करो मसूलीपट्टनम से कौन लोग रिलेटेड हैं, कम ऑन क्विक, यस गुड, राइट डाउन इन द कमेंट एज वेल, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम। फिर उसके बाद 1633 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है, द कंपनी स्टैब्लिशेस इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन द ईस्ट इंडिया, ठीक है, दैट इज बालासोर। बालासोर कहाँ पे है, उड़ीसा, ठीक है, हरिहरपुर वहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं। नाउ कमिंग टू द
1651 द कंपनी इज गिवन परमिशन टू ट्रेड एट हुगली। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे वो बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। 1662 आपको पता है कि ये बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट होता है। उनको बॉम्बे एज अ डाउरी मिल जाता है। किंग चार्ल्स गेट मैरिंग अ पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा। ठीक है, और उनको बंगाल एज अ डाउरी मिल जाता है। तो एक तरीके से पूरा का पूरा एरिया उनके लिए काफ़ी ईजी इनटू हैंड हो जाता है। ठीक है, नाउ 1667 की बात करें तो औरंगजेब गिव्स द इंग्लिश ऑफ फरमान टू ट्रेड इन बंगाल। यहाँ पे औरंगजेब का रोल है। यहाँ पे औरंगजेब ने फरमान दे दिया कि जाओ भैया ट्रेड करो, फरमान कि जाओ भैया ट्रेड करो बंगाल में, बस ट्रेड का दिया था। बट 1691 ये है एक इम्पॉर्टेंट ईयर। इम्पीरियल ऑर्डर उनको मिल जाता है। किस चीज़ का इम्पीरियल ऑर्डर मिल जाता है? दे गॉट अ इम्पीरियल ऑर्डर to trade in Bengal for the payment of just 3000 rupees per year। और 1717 तक आपको पता ही है फर्रुखशियार मुगल एम्परर होते हैं जो कि फरमान जाहिर कर उसको देते हैं किनको? ब्रिटिश को, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, एंड इवेंचुअली दे गेट ऑल द राइट्स, ऑल द ट्रेड कंसेशंस। ठीक है, ट्रेड कंसेशंस मिल जाते हैं। मतलब एक तरीके से वो एकदम सुपर पावर हो जाते हैं। क्योंकि धीरे धीरे क्या है ना, देखो समझो मेरी बात को, अगर आप ट्रेड में इन्फ्लुएंस ये लो, समझो आप ट्रेड में इन्फ्लुएंस रखो, धीरे धीरे आप पॉलिटी को भी इन्फ्लुएंस करोगे। अगर आप पॉलिटी को इन्फ्लुएंस कर दिए तो आप एक तरीके से पावरफुल हो गए ना, आपके पास क्या है, पावर आ गया। और धीरे धीरे जो ब्रिटिश थे पूरे बंगाल को अपने पावर से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो ये एक धीरे धीरे डेवलपमेंट देखने को मिलती है। सो दैट्स ऑल इन दी सेक्शन ऑफ इंग्लिश। हमने पोर्तुगीज़ को भी देख लिया कि कैसे वो आए, उनका क्या रहा। फिर हमने डच को देखा, वो कैसे आए, उनका क्या रहा। फिर हमने इंग्लिश को भी देखा और प्रॉपर माइंड मैप के थ्रू इस चीज़ को समझा है। ठीक है, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, आप इसको नोट्स भी बना के देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्विक रिविजन समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेंच को स्टार्ट करेंगे, द फ्रेंच पावर्स। ठीक है, टिल देन Jai Hind. Thank you so much for watching this. If you really like the video, do subscribe it. ठीक है, thank you.